नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहन है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शायद आप में से कुछ लोग इस कहानी को सुनी सुनाई माने, कुछ इसे अंधविश्वास कहें, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे खैराबाद का रहने वाला हूं। कस्बा छोटा था लेकिन पुराना, और उसका सबसे पुराना मोहल्ला था कागजी टोला। उस मोहल्ले में संकरी गलियां थीं, दीवारें टूटी फूटी और घरों की छतें झुकी हुई। ज्यादातर मकान पुराने जमाने के कच्चे पक्के बने थे। दिन में भी वो मोहल्ला अजीब सा वीरान लगता था, और रात को तो वहां सन्नाटा ऐसा छा जाता मानो सब कुछ मर चुका हो। इसी मोहल्ले के आखिरी छोर पर एक जर्जर मकान था, मालती बाई का घर। लोग कहते थे कि उस घर में कई सालों से कोई नहीं रहता। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, खिड़कियों की झिल्लियां उड़ चुकी थीं और अंदर से हमेशा अंधेरा टपकता था। बचपन से ही मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग हमें चेतावनी देते, उस घर के पास मत जाना, वहां सिलाई मशीन वाली चुड़ैल रहती है। कहानी ये थी कि करीब 40 साल पहले मालती नाम की एक औरत इसी घर में रहती थी। मालती गरीब थी पर मेहनती। उसका पति शराबी और जुआरी था, जो रोज घर आकर मारपीट करता और पैसे छीन लेता। घर का खर्चा चलाने के लिए मालती दिन रात अपनी पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सीलती रहती। कहते हैं उसकी कढ़ाई और सिलाई पूरे कस्बे में मशहूर थी। लोग दूर दूर से कपड़े सिलवाने उसके पास आते, लेकिन किस्मत उसकी दोस्त नहीं थी। एक रात उसका पति बहुत नशे में आया और पैसों को लेकर दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने मालती का सिर उसी सिलाई मशीन पर पटक दिया। मालती वहीं खून से लथपथ मर गई। सुबह मोहल्ले वालों ने उसकी लाश देखी। पति का कोई अता पता नहीं मिला। उसके बाद से वो घर वीरान हो गया। मालती की मौत के कुछ ही दिनों बाद लोगों ने उस घर से सिलाई मशीन की आवाज सुननी शुरू कर दी। रात को जब पूरा मोहल्ला सो जाता तब उस घर से ठक 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 की आवाज आती, जैसे कोई मशीन पर कपड़े सील रहा हो। कई लोगों ने खिड़की से लाल साड़ी पहनी औरत को देखा। उसके बाल चेहरे पर बिखरे रहते और उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लगती। लोग कहते थे वो औरत कोई और नहीं, मालती की आत्मा है जो अब भी अपनी मशीन से बंधी हुई है। धीरे धीरे उस घर की दहशत पूरे मोहल्ले में फैल गई। कोई बच्चा उधर खेलने नहीं जाता। बड़े लोग भी रात के समय उस गली से बचकर निकलते। मैं बचपन से इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ। मुझे लगता था ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मुझे हमेशा ताज्जुब होता कि आखिर लोग क्यों इतनी अंधी मान्यताओं पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था। जब मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे और कभी गेंद गलती से उस घर के पास चली जाती तो सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर कहते, तू जाला नहीं तू जाला। लेकिन कोई भी हिम्मत करके गेंद लेने नहीं जाता। वो गेंद वहीं पड़ी रह जाती और हम दूसरी ले आते। ये बात 2015 की है। सर्दियों का मौसम था और रात के करीब 9 बजे होंगे। मैं अपने दोस्त शेखर के साथ दूध लेने जा रहा था। बिजली अचानक चली गई थी और गली में गहरा अंधेरा छा गया था। हम दोनों टॉर्च जलाकर चल ही रहे थे कि अचानक हमें वही आवाज सुनाई दी। हम दोनों ठिठक कर खड़े हो गए। शेखर ने डरते हुए कहा, मोहन, ये वही आवाज है ना, सिलाई मशीन वाली चुड़ैल की। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, छोड़ यार, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। हम दोनों धीरे धीरे उस पुराने घर के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और ठंडी हवा का झोंका आते ही छर्र छर्र की आवाज करने लगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच से एक हल्की नीली रोशनी झलक रही थी, और वहां सचमुच एक औरत सिलाई मशीन पर बैठी थी। लाल साड़ी, हड्डियों जैसी पतली उंगलियां और आंखें जैसे 2 जलते अंगारे। उसकी उंगलियां मशीन पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि कपड़ा फटता जा रहा था, लेकिन उसकी परवाह उसे जरा भी नहीं थी। मैं और शेखर वहीं जम गए। हमारी सांसें रुक गईं। अचानक उस औरत ने मशीन चलाना बंद किया। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे हमारी तरफ देखा। उसकी आधी खोपड़ी से चमड़ी गायब थी, सिर्फ हड्डियां दिख रही थी और उसके होंठों से एक डरावनी आवाज निकली, कपड़े सिलवाने आए हो?
या कफन। दरवाजे पर खड़े मैं और शेखर जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गए थे। उस औरत या कहूं उस चुड़ैल की आंखें सीधे हमारी आंखों में धंस गई थी। उसकी आवाज फिर गूंजी, कपड़े सिलवाने आए हो या कफन। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। शेखर कांपती आवाज में बोला, मोहन भाग। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा और हम दोनों जैसे तैसे वहां से भाग निकले। गली में अंधेरा था, लेकिन हम बिना रुके मोहल्ले के बाहर तक भागे। हमारी सांसें फूल रही थीं और सीने में दिल मानो फटने को था। शेखर ने हाँफते हुए कहा, तूने देखा ना मोहन, ये सब सच है। ये औरत अब भी जिंदा नहीं है, लेकिन मरकर भी सिलाई कर रही है। मैंने सिर पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने अब भी वही दृश्य घूम रहा था। लाल साड़ी, हड्डियों जैसी उंगलियां, जलती हुई आंखें। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद हमने गलत देखा होगा। अंधेरा था, शायद किसी औरत ने मजाक के लिए। लेकिन शेखर ने मेरी बात काट दी। चुप, तू भी जानता है उस घर में कोई नहीं रहता, और अगर रहता भी तो चेहरा ऐसा कैसा हो सकता है, आधा हड्डी और आधा इंसान। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। उस रात मैं अपने घर लौटा। माँ खाना परोस रही थी, लेकिन मेरा मन खाने में नहीं था। मैं बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे कोई मुझे झांक रहा। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी, और तभी मुझे वही आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा मोहल्ले में कोई सिलाई कर रहा होगा, लेकिन जब खिड़की के बाहर झांका तो देखा अंधेरे में लाल रंग की परछाई खड़ी थी। वो चुड़ैल, वो मेरी खिड़की के पास थी। मैं पसीने पसीने हो गया, आंखें बंद कर ली और चादर सिर पर खींच ली। लेकिन तभी कानों में आवाज आई, मोहन अब तेरी बारी है। मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर साफ साफ उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। अगले दिन से मेरी जिंदगी बदलने लगी। जब भी मैं कहीं जाता, मुझे लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है। सिलाई मशीन की ठक ठक आवाज हर जगह गूंजती। स्कूल में बैठा हो, मोहल्ले की दुकान पर खड़ा हो, या घर में सो रहा हो, वो आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। शेखर से मिला तो उसने भी वही कहा। यार, उस दिन से मैं भी चैन से नहीं सो पाया। रात को सपने आते हैं कि वो औरत मेरे बगल में बैठकर मेरी खाल सील रही है। हम दोनों डर के मारे अब उस गली से दूर दूर रहने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि चुड़ैल जैसे हमारे पीछे लग गई हो। करीब एक हफ्ते बाद मोहल्ले में खबर फैली कि पास के ही एक लड़के किशन की लाश उसी घर के पास मिली। किशन मजाक मजाक में अपने दोस्तों के साथ आधी रात को उस घर में गया था। सुबह उसकी लाश टूटी हुई मशीन पर पड़ी मिली। उसका गला धागे से कसा हुआ था और सीने पर सिलाई के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी देह पर टांके लगाए हों। पूरा मोहल्ला कांप उठा। लोग कहने लगे, मालती बाई की चुड़ैल अब नाराज है, जो भी उसके घर जाएगा जिंदा नहीं बचेगा। उस रात मैं अपने आंगन में बैठा था कि अचानक आंधी चली और मेरी मां की पुरानी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी। कोई उसके पास नहीं था, फिर भी सुई ऊपर नीचे हिल रही थी और कपड़ा फट रहा था। मैं डर से चिल्लाया और मां भाग कर आई। उन्होंने मशीन को कसकर पकड़ा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, मशीन रुक गई। मां ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, मोहन, तू उस घर के पास गया था ना? मैं चुप रहा। मां की आंखें भर आईं। बेटा, उस घर की औरत की आत्मा बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुझे देख लिया है तो अब बचना मुश्किल है। उस रात मां की बातों के बाद मेरी रूह कांप गई थी। मैंने मन ही मन सोच लिया था कि अब उस घर के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन लगता था जैसे चुड़ैल ने मेरी आत्मा पर ही अपनी नजर जमा ली हो। उस दिन से मेरे साथ अजीब हादसे होने लगे। कभी अचानक मेरे कमरे में धागे के लच्छे बिखरे मिलते, कभी बिस्तर पर कपड़े पर टांके लगे हुए। सबसे डरावनी बात यह थी कि सुबह उठते ही मेरी हथेलियों पर गहरे कट के निशान दिखते, जैसे किसी ने रात में सुई चुभोई हो। मैं मां को बताने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो पहले ही बहुत डर चुकी थी। एक शाम मैं शेखर से मिलने गया। वो बहुत बदहवास हालत में था। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ शेखर? उसने फुसफुसाते हुए कहा, मोहन,
वो हर रात मेरे कमरे में आती है। मैं आंखें खोलूं तो लाल साड़ी में मेरे बिस्तर के पास बैठी मिलती है और अपने कंकाल जैसे हाथों से मेरे तकिए पर धागा सीलती रहती है। मैं हक्का बक्का रह गया। तू मजाक तो नहीं कर रहा? शेखर ने गुस्से में चीखते हुए कहा। मजाक समझ रहा है? ये देख। उसने अपनी शर्ट उठाई। उसके सीने पर टांकों जैसी लंबी लंबी लकीरें थीं, काले धागे से, जैसे किसी ने चमड़ी सी दी हो। मेरा खून सूख गया। उस रात में देर तक जागता रहा, लेकिन कब नींद आई पता ही नहीं चला। अचानक मेरी आंख खुली तो देखा मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुली हुई थी। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और हवा में वही आवाज गूंज रही थी। मैं कांपते हुए उठा और खिड़की बंद करने गया, लेकिन जैसे ही बाहर झांका मेरा दिल थम गया। सामने वाली छत पर लाल साड़ी में वो चुड़ैल बैठी थी। उसके सामने सिलाई मशीन थी और वो मशीन को हवा में ही चला रही थी, बिना किसी मेज के। और जैसे ही मैंने उसे देखा, उसने भी मेरी तरफ नजर उठाई। उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक उठी। उसने सुई हवा में उठाई और मेरी तरफ इशारा किया। अचानक मेरे गले में तेज जलन हुई। आईने में देखा तो गर्दन पर धागा कसता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे सिल रही हो। मैं घुटने लगा, हाथ पांव मारने लगा। तभी मेरी माँ दौड़कर कमरे में आई। उन्होंने जल्दी से ताबीज उतारा और मेरे गले में डाल दिया। अचानक कसाव ढीला हो गया। गर्दन पर धागा अपने आप खुलकर नीचे गिर पड़ा। मैं हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। माँ ने मुझे सीने से लगाया और रोते हुए बोली, बेटा, मैंने तुझे समझाया था, उस चुड़ैल ने तुझे देख लिया है, अब ये तुझे छोड़ेगी नहीं। अगले दिन हमारे मोहल्ले के बुजुर्ग पंडित शिवनाथ हमारे घर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और गंभीर स्वर में कहा, मोहन, मालती की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसकी मौत धोखे से हुई, इसलिए उसका मोह अब भी उस मशीन से बंधा है। वो अब किसी और को अपना शिकार बनाए बिना चैन नहीं पाएगी। मैंने डरते डरते पूछा, तो मैं क्या करूं? पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब तुझे उसकी सिलाई मशीन का सामना करना ही होगा। या तो तू बचेगा या फिर उसी मशीन पर टांका जाएगा। पंडित शिवनाथ की बातों ने मेरी नींद हराम कर दी। या तो तू बचेगा या फिर उसी मशीन पर टांका जाएगा। ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंजते रहे। रात को करीब 12 बजे होंगे। अचानक गली से जोरदार चीख सुनाई दी। मैं खिड़की से झांका तो देखा लोग शेखर के घर के बाहर भीड़ लगाए खड़े थे। मैं घबरा कर दौड़ पड़ा। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। शेखर जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी छाती पर गहरे टांके लगे हुए थे, जैसे किसी ने उसे जिंदा रहते हुए सील दिया हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं, मुंह से झाग निकल रहा था और उसके पास एक काला धागा पड़ा था जो धीरे धीरे अपने आप जल रहा था। लोग सहमे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की। मुझे साफ समझ आ गया, अब अगली बारी मेरी है। उस रात मैं अपने कमरे में अकेला था। नींद तो जैसे अब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई थी। अचानक मेरी माँ की पुरानी सिलाई मशीन अपने आप चलने लगी। मैंने कांपते हाथों से मशीन को पकड़ा और रोकने की कोशिश की, लेकिन मशीन जैसे मुझसे भी ताकतवर हो गई थी। सुई इतनी तेजी से चल रही थी कि कपड़ा जलने लगा। तभी मुझे मशीन के अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मोहन, अब तेरी सिलाई शुरू होगी। अचानक मेरे हाथ में गहरा कट लगा, खून बहने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कट पर अपने आप धागा भरने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी चमड़ी पर टांके लगा रहा हो। मैं दर्द से चीख पड़ा, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मशीन अपने आप ज्यादा तेजी से चलने लगी। उसके पास रखा कपड़ा अपने आप हवा में उठा और उसमें इंसान की आकृति बनने लगी। पहले चेहरा, फिर हाथ, फिर पैर, और अचानक कपड़े से बनी वो आकृति मेरी ही थी, मेरा हमशक्ल, जिसे वो मशीन सी रही थी। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में ठंडी हवा भर गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो लाल साड़ी पहनी चुड़ैल दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर आधी हड्डियां और आधी सड़ी हुई चमड़ी। उसने कर्कश आवाज में कहा, तेरे जिस्म का कफन मैं खुद सिलूंगी मोहन, कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने हाथ उठाया तो मेरी गर्दन पर धागा कसने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा, दम घुट रहा था।
तभी मां कमरे में घुस आई। उन्होंने जल्दी से मेरी गर्दन से ताबीज उतारकर मशीन पर फेंका। मशीन एक जोरदार धमाके के साथ रुक गई। चुड़ैल चीख मारकर धुएं में बदल गई और गायब हो गई। अगली सुबह पंडित शिवनाथ फिर आए। उन्होंने टूटी मशीन को देखा और गंभीर स्वर में बोले, मोहन, ये सिलाई मशीन श्रापित है। जब तक इसे इस घर में रखा रहेगा, चुड़ैल लौट लौट कर आती रहेगी। इसे नष्ट करना होगा, वरना अगली बार तुम बच नहीं पाओगे। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, पंडित जी, इसे नष्ट कैसे करेंगे? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, इसके लिए तुझे आधी रात को उसी घर में जाना होगा जहां मालती मरी थी। वहीं उसकी आत्मा बंधी है। तू अगर मशीन को वहां जला पाया तभी तेरा श्राप टूटेगा। पंडित शिवनाथ की बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। अगर मशीन को जलाना है तो आधी रात को मालती के घर जाना होगा। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। रात के करीब 11 बजे थे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। मां ने मुझे बहुत समझाया, मोहन, मत जा बेटा, ये मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन मुझे पता था, अगर आज मैंने हिम्मत नहीं जुटाई तो ये चुड़ैल मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैंने पंडित जी से लिया हुआ ताबीज गले में पहना, साथ ही गंगा जल और सरसों के तेल से भरी एक छोटी शीशी जेब में रखी और एक माचिस। यही मेरा सबसे बड़ा हथियार था। जैसे ही मैं घर से निकला, पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूबा था। गली सुनसान थी, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। जैसे जैसे मैं उस पुराने घर के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई। मेरे पैरों की आहट भी ज्यादा गूंजने लगी। दरवाजा हमेशा की तरह आधा खुला था। मैंने टॉर्च निकाली और अंदर झांका। कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि बीचों बीच वही पुरानी सिलाई मशीन रखी थी और बिना छुए अपने आप चल रही थी। उस आवाज ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन भर दी। मैं धीरे धीरे मशीन के पास गया, जेब से गंगा जल की शीशी निकाली और मशीन पर छींटे मारे। तभी मशीन अचानक रुक गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मेरे पीछे से कर्कश आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी मशीन को छूने की हिम्मत करता है? मैंने मुड़कर देखा। लाल साड़ी पहने मालती की आत्मा कमरे के कोने से बाहर आ रही थी। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियों में लंबी सुई थी जिस पर काला धागा लटका हुआ था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसने मशीन पर हाथ मारा और मशीन तेज आवाज के साथ चलने लगी, लेकिन अब सुई से खून टपक रहा था और जमीन पर कपड़ा अपने आप हिलकर इंसानी आकृति लेने लगा। मैं कांपते हुए बोला, मालती, तेरा गुस्सा सही है, लेकिन मैं तेरा कातिल नहीं हूं। तू क्यों मुझे सजा देना चाहती है? वो जोर से चीखी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। मेरे पति ने धोखा दिया। अब हर मर्द को मैं अपने धागों से सी लूंगी। उसकी चीख ने पूरा कमरा हिला दिया। छत से धूल और जाले गिरने लगे। मैंने हिम्मत करके जेब से तेल की शीशी निकाली और मशीन पर उड़ेल दी। फिर कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही आग की लपटें मशीन पर चढ़ी, चुड़ैल ने दिल दहला देने वाली चीख मारी, नहीं, मेरी मशीन, मेरी जान। उसकी परछाई धुएं में लिपटने लगी। आग इतनी तेज हुई कि पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया, लेकिन तभी धुएं से उसका चेहरा और भयानक हो उठा। वो आग के बीच से निकलकर मेरी तरफ झपटी और चीखी, मोहन, तू भी मेरे साथ जलेगा। आग की लपटें मशीन को घेर चुकी थीं। लकड़ी, तेल और पुराने कपड़ों से भरा कमरा भयानक तरीके से जल रहा था। धुएं से मेरी आंखों में जलन होने लगी, लेकिन मैं मशीन को पूरी तरह जलते देखना चाहता था। अचानक उस आग से ही मालती की आत्मा बाहर निकली। उसका चेहरा पहले से 100 गुना ज्यादा डरावना हो चुका था। काली राख से ढका शरीर, जलते अंगारे जैसी आंखें और हाथों में जलती हुई सुई। वो हवा में तैरती हुई मेरी तरफ आई और चीखी, तू मेरी मौत का कारण बनेगा मोहन। अब तुझे अपने धागों से हमेशा के लिए सी दूंगी। उसके बोलते ही धागों का गुच्छा हवा में तैरकर मेरी ओर बढ़ने लगा। वे धागे सांपों की तरह लहराते हुए मेरे हाथ पांव में लिपट गए। मैंने छटपटाते हुए उन्हें हटाने की कोशिश की,
लेकिन धागे जलते हुए लोहे जैसे लग रहे थे। उन्होंने मेरी कलाइयां बांध दी, पैर कसकर जकड़ ली। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मदद, कोई है, बचाओ। लेकिन उस सुनसान घर में मेरी आवाज बस दीवारों से टकरा कर लौट आई। चुड़ैल पास आकर मेरे कान में फुसफुसाई, अब तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। तेरे शरीर को सीकर मैं तुझे अपनी मशीन में कैद कर दूंगी। उसकी सड़ी हुई सांस मेरी गर्दन से टकराई तो मेरी रूह कांप उठी। अचानक मुझे पंडित जी दिया हुआ ताबीज याद आया। मैंने जोर लगाकर गर्दन से उसे पकड़ा और धागों पर छुआ दिया। जैसे ही ताबीज धागों से सटा, धागे जलने लगे। मेरे हाथ पांव खुल गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। चुड़ैल पीछे हटते हुए दर्द से चीखी, आग, मंत्र, ये सब मुझसे नहीं जीत सकते। लेकिन उसकी आवाज अब कांप रही थी। मैंने उठकर फिर से माचिस जलाई और मशीन पर और तेल डालकर आग तेज कर दी। कमरे की लकड़ियां और कपड़े भी आग पकड़ने लगे। धुएं और लपट्टों के बीच मालती चीखती रही। उसकी परछाई इधर उधर भागती लेकिन बाहर निकल नहीं पा रही थी, जैसे वो सचमुच उस मशीन से बंधी हुई हो। मैंने राहत की सांस ली, शायद अब ये खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी मशीन की जलती सुई जमीन पर गिरी और अपने आप घूमने लगी और धुएं के बीच से चुड़ैल की परछाई फिर खड़ी हो गई। उसने खून से भरी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, मोहन, तू सोच रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, असली खेल तो अब शुरू होगा। उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि दीवारें हिलने लगीं। आग की लपट्टों में मशीन जल रही थी, लेकिन मालती की आत्मा बुझने की बजाय और विकराल हो चुकी थी। उसका चेहरा अब कोयले जैसा काला, आंखें अंगारों जैसी लाल और आवाज भारी गर्जना में बदल चुकी थी। मैंने सोचा आग से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो हंसते हुए बोली, आग मुझे नहीं मार सकती मोहन। मैं तो उसी दिन मर चुकी थी जब मेरे पति ने मुझे इसी कमरे में जलाया था। मेरे शरीर से खून जैसे जमने लगा। मतलब उसे आग में जलाकर ही मारा गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, जिस मौत से मुझे मारा गया वही मौत मुझे और ताकत देती है। अब ये आग मुझे निगलेगी नहीं बल्कि और शक्तिशाली बना देगी। उसके बोलते ही मैंने देखा ज्वालाओं से उसका शरीर और भयानक आकार लेने लगा। तभी मुझे याद आया कि पंडित जी ने उस ताबीज के साथ एक छोटी सी किताब भी दी थी। भाग दौड़ में वो मेरे बैग में ही पड़ी थी। मैंने कांपते हाथों से बैग खोला और किताब निकाली। उसमें लिखा था, आग में मरी आत्मा आग से नहीं मिटती। उसे शांति देने के लिए उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर इच्छा खून से जुड़ी हो तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को उस वस्तु में बांधना जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ी हो। मैंने तुरंत समझा, वो वस्तु वही सिलाई मशीन थी। चुड़ैल हवा में तैरकर मेरी तरफ बढ़ी। उसके धागे जलते हुए चाबुक की तरह दीवारों पर फटकारने लगे। कांच टूट गए, लकड़ियां बिखर गई। उसने सुई उठाई और मेरी छाती की ओर झपटी। मैंने किताब में लिखे मंत्र को पढ़ना शुरू किया। आत्मा को बांधो, शरीर से मुक्त करो। वो और तेज चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान से खून निकलने लगा। लेकिन मैंने मंत्र पूरा किया और ताबीज को उस जलती मशीन पर फेंक दिया। मशीन अचानक इतनी जोर से कांपी जैसे उसमें कोई जिंदा जानवर बंद हो। चुड़ैल चीखते हुए उस मशीन की ओर खींचने लगी। उसके हाथ पांव दीवारों को नोचते, दरवाजों को तोड़ते, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे खींचकर उसी मशीन में समा गई। उसकी अंतिम चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई और फिर सन्नाटा। कमरा अंधेरा हो गया। आग भी जैसे अचानक बुझ गई। बस राख और टूटी हुई लकड़ियां बची। मैंने सोचा शायद अब सब खत्म। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगा, मैंने देखा कि दीवार पर मेरी परछाई के साथ एक और परछाई खड़ी थी। वो परछाई औरत की थी और उसके हाथ में सुई चमक रही थी। मेरे होंठ सूख गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। और तभी वो परछाई मुस्कुराई। मोहन, खेल अभी बाकी है। मशीन में बंद जाने के बाद भी चुड़ैल की परछाई मुझे छोड़ नहीं रही थी। उस रात मैं घर लौट आया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। पलंग पर लेटते ही खिड़की के शीशे पर वहीं सुई पकड़े औरत की परछाई दिखाई देती। अगले दिन मैंने तय किया कि अब इस रहस्य को पूरी तरह खोलना ही होगा। मैंने उस पुराने मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्ग लोगों से बात करनी शुरू की।
एक बूढ़ी औरत ने धीरे से बताया। उसका नाम मालती था। बड़ी सी सिलाई की दुकान चलाती थी। उसका पति शराबी और जुआरी था। लोग कहते हैं कि उसने मालती पर किसी और के साथ संबंधों का शक किया और गुस्से में उसे इसी कमरे में जला दिया। मैंने पूछा, लेकिन किसी ने उसे बचाया क्यों नहीं? वो कांपती आवाज में बोली, सबको डर था। मालती की चीखों के साथ कमरे से औरतों की हंसी की आवाजें आती थी। कोई समझ नहीं पाया कि अंदर सिर्फ मालती थी या और भी कोई। लोग कहते हैं मालती के साथ कोई औरत रहती थी जिसे कभी देखा नहीं गया। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मेरे दिमाग में बिजली कौंध गई। कल रात जो परछाई मैंने देखी थी, शायद वो मालती नहीं थी, वो दूसरी औरत थी। मतलब असली चुड़ैल मालती नहीं, बल्कि वो रहस्यमयी परछाई थी। मैंने और खोजबीन की। एक पुराने अखबार की कतरन हाथ लगी जिसमें साफ लिखा था, स्थानीय दर्जन मालती की संदिग्ध मौत। पड़ोसियों ने बताया कि आग में जलते समय कमरे से अजीब हंसी की आवाजें आ रही थीं। पुलिस को कमरे में दूसरी औरत का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मालती की सिलाई मशीन अजीब हालत में मिली। उस पर लाल धागे से कई गुप्त चिन्ह बने थे। ये पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। मतलब कोई औरत मालती की मशीन का इस्तेमाल काले जादू के लिए कर रही थी, और हो सकता है उसी ने मालती को जलाया। उस रात मैंने सपने में मालती को देखा। वो राख से सनी जली हुई हालत में खड़ी थी। उसकी आंखें बुझी हुई थी। धीरे से बोली, मोहन, मैं चुड़ैल नहीं हूं। जिस औरत की परछाई तू देख रहा है वही असली मौत है। मुझे जलाने वाला मेरा पति नहीं, वो थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मतलब मालती की आत्मा और वो दूसरी औरत की आत्मा अलग अलग है। मैंने अब तक गलत आत्मा को कैद कर दिया था। सुबह उठा तो मेरी हथेली पर लाल धागा लिपटा मिला। सुई की नोक जैसे मेरे खून से भीग चुकी थी और कानों में एक धीमी हंसी गूंज रही थी। मोहन, तूने मुझे बुला ही लिया। रात भर मैं उसी सवाल से जूझता रहा। आखिर वो दूसरी औरत कौन थी? अगर मालती निर्दोष थी तो जिस परछाई को मैंने मशीन में बांधा था वही असली मौत थी। मैं तहसील दफ्तर गया और वहां के पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। मालती का नाम तो दर्ज था, पति रामलाल, उम्र 28, मौत आग में झुलसना। लेकिन उसके घर के किराएदारों की सूची में एक और नाम था, कमला देवी, अस्थायी रहवासी। उसके आगे लिखा था, कोई स्थायी पता नहीं, उम्र अज्ञात, पेशा सिलाई का काम। कमला देवी मतलब वही औरत होगी। मैंने गांव के पंडित जी से कमला के बारे में पूछा। उनकी आंखें फैल गईं। पंडित जी बोले, मोहन बेटा, उस औरत का नाम मत लेना। कमला कोई साधारण औरत नहीं थी। वो तंत्र मंत्र करती थी, औरतों की आत्माओं को पकड़कर अपनी शक्ति बढ़ाती थी। कहा जाता है कि उसने मालती की दुकान में मशीन पर लाल धागे से तंत्र सूत्र बांधकर उसे अपने कब्जे में कर लिया था। मैंने कांपते हुए पूछा, तो क्या उसने मालती को जलाया? पंडित जी ने गहरी सांस ली। हाँ, मालती उस मशीन की असली मालकिन थी, लेकिन कमला ने उसे भस्म कर दिया ताकि उसकी आत्मा भी मशीन में कैद हो जाए। लेकिन मालती की आत्मा सीधी सादी थी, वो भटक गई। असल मौत और चुड़ैल तो कमला ही है। उस रात मेरी खिड़की पर फिर वही परछाई आई, पर इस बार उसकी शक्ल साफ थी। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और हाथ में लंबी सुई चमक रही थी। धीरे से फुसफुसाई, तूने मेरा नाम ढूंढ लिया, अब तू मेरी अगली सिलाई बनेगा। मुझे लगा जैसे मेरा शरीर धागों से कसकर बांधा जा रहा हो। सांस घुटने लगी। सुबह जब मैं उठा तो दीवार पर खून से लिखा था, कमला, और नीचे मोहन अगला है। कमला का नाम दीवार पर खून से लिखा देखकर मेरी रूह कांप उठी। अब यह साफ था, मेरा अगला नंबर है। उस रात मैंने मशीन को कमरे से बाहर बरामदे में रख दिया। सोचा, अगर उससे सब जुड़ा है तो घर से निकाल दूं। लेकिन आधी रात को कमरे में आवाज गूंजी, जैसे कोई फिर मशीन चला रहा हो। मैं बाहर गया। मशीन वहीं थी, पर उसके पास एक औरत बैठी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा आधा जल चुका और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो सुई पर लाल धागा चढ़ा रही थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे से बोली, मेरा नाम अब तुझे पता है, कमला। उसकी आंखें मेरी आंखों में घुस गईं।
अचानक मेरा सिर भारी होने लगा, जैसे दिमाग सुन्न हो रहा हो। उसने कहा, तूने मुझे ढूंढ निकाला, अब तुझे मेरी मशीन का हिस्सा बनना होगा। तेरी आत्मा से मैं नया धागा बुनूंगी। मैं भागने के लिए पलटता ही था कि उसने मशीन की सुई हवा में घुमाई। सुई मेरे हाथ को छू भी नहीं पाई, लेकिन चमड़ी फट गई और खून बहने लगा। मैं चिल्लाया, आ! वो हंसी। ये तो बस शुरुआत है मोहन, पूरी सिलाई बाकी है। मैं किसी तरह दरवाजा बंद करके अंदर भागा, पर दीवार पर फिर खून से लिखा था, अब कहीं नहीं बचेगा। कमला अब खुलकर सामने आ चुकी थी। दीवार पर खून से लिखे शब्द, हवा में चलती मशीन और मेरे हाथ पर गहरा जख्म। ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। मुझे लगा अगर मैंने किसी की मदद नहीं ली तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बच पाऊंगा। गांव में लोगों से पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि पास के जंगल में राम नारायण बाबा नाम के एक बूढ़े तांत्रिक रहते हैं। लोग कहते थे कि उन्होंने कई बार भूत प्रेत भगाए हैं। मैं अगले दिन सुबह सुबह वहां पहुंचा। झोपड़ी धुएं से भरी थी और अंदर दीवारों पर राख से बने अजीब चिन्ह। बाबा ने मेरी ओर देखे बिना ही कहा, आ गया तू मोहन। मैं चौंक गया। मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। मैंने कांपते हुए सब बता दिया, मालती, सिलाई मशीन और कमला चुड़ैल। बाबा ने आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, तूने सही पहचान लिया है। कमला साधारण चुड़ैल नहीं, सूतिनी है। मैंने डरते हुए पूछा, सूतिनी? बाबा बोले, हाँ, वो औरतों की आत्माओं को धागों में पिरोकर ताकत पाती है। जिस मशीन को तू घर लाया है वो उसका जीवित पात्र है। जब तक मशीन तुझसे जुड़ी है तू कहीं नहीं बचेगा। मैंने घबरा कर पूछा, तो इसका इलाज क्या है बाबा? बाबा की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने धीरे से कहा, इलाज है, मगर उसके लिए तुझे खुद मशीन को अपने हाथों से जलाना होगा। पर याद रख, अगर जरा सा भी चूक हुई तो कमला तुझे जलाकर राख बना देगी। बाबा ने मुझे कुछ ताबीज और मंत्र दिए, लेकिन जाते जाते फुसफुसाए, मोहन, अगर कमला तुझसे हार गई तो तेरे खून से नई कहानी लिखी जाएगी, और अगर तू हार गया तो तू उसी मशीन का हिस्सा बन जाएगा। उनकी बातों ने मेरे भीतर एक और डर बैठा दिया। रामनारायण बाबा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर मशीन नहीं जलाई तो तू भी उसी में कैद हो जाएगा। मैंने तय कर लिया, आज रात ही सब खत्म करना होगा। मैंने ताबीज गले में पहना और बाबा के दिए हुए सिंदूर से मशीन पर मंत्र लिख दिया। आंगन में लकड़ियों का ढेर लगाया, मिट्टी का तेल छिड़का और मशीन को उठाकर बाहर लाया। लेकिन जैसे ही मशीन को आग के पास रखा, हवा अचानक तूफान जैसी तेज चलने लगी। दिए बुझ गए, चारों तरफ अंधेरा छा गया। पीछे से वही आवाज आई, मोहन, तू मुझे मिटा नहीं सकता। मैंने पलट कर देखा। कमला वहां खड़ी थी। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थी। उसने हाथ हिलाया और मशीन अचानक हवा में उठ गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। मैंने हिम्मत करके मंत्र पढ़ा और मशाल लेकर मशीन की ओर बढ़ा। जैसे ही मशाल पास ले गया, चुड़ैल चीख उठी, आग मेरी मौत है, पर तू भी राख बन जाएगा। अचानक मशीन की सुई घूमी और हवा में उड़ती हुई मेरी जांघ में घुस गई। खून बहने लगा। मैं दर्द से गिर पड़ा। मैंने पूरी ताकत लगाकर मशाल मशीन पर रख दी। लकड़ियां जलने लगी, धुआं उठने लगा। कमला चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन तभी आंधी इतनी तेज चली कि आग बुझ गई। मशीन जलने से पहले ही राख पर गिर गई, सिर्फ थोड़ी सी झुलसी। कमला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे जलाना इतना आसान नहीं मोहन, अब खेल और खतरनाक होगा। मैंने ताबीज पकड़कर खुद को बचाया, वरना शायद उसी वक्त मेरी जान चली जाती। लेकिन अब साफ था, आग से वो डरती है, पर उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए और बड़ी तैयारी चाहिए। उस रात अधूरी आगजनी के बाद मैं जख्मी और टूटा हुआ घर लौटा। कमला की ठंडी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। नींद तो आई ही नहीं। सुबह होते ही मैं फिर रामनारायण बाबा के पास पहुंचा। मैंने बाबा को सब बताया कि कैसे आग बुझ गई। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने तुझे आधा सच बताया था मोहन। कमला जैसी सूतिनी को साधारण आग नहीं जला सकती, उसे सिर्फ श्मशान की आग खा सकती है। मैंने डरते हुए पूछा, श्मशान की आग? बाबा ने समझाया,
जहां इंसान की देह अग्नि को समर्पित होती है, वहां की ज्वाला पवित्र होती है। वो किसी भी प्रेत की शक्ति को भस्म कर सकती है। लेकिन उस आग में मशीन डालने के लिए तुझे आधी रात श्मशान में जाना होगा, अकेले। श्मशान का नाम सुनते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रात को वहां जाना, वो भी मशीन लेकर, ये सोचकर ही पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा ने मेरा डर भांप कर कहा, डर मत, अगर तुझे जिंदगी चाहिए तो मौत के बीच से ही गुजरना होगा। उस शाम मैंने मशाल, लकड़ी का तेल और बाबा का ताबीज लेकर गठरी बांधी। मशीन को कपड़े में लपेटा। मालती को कुछ नहीं बताया, वरना वो मुझे रोक लेती। जैसे ही रात गहराई, मैं घर से निकल पड़ा। आसमान में बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। गांव से बाहर जाते जाते रास्ता सुनसान हो गया। कुत्तों की हुआ हुआ, उल्लुओं की चीख और हवा की सनसनाहट सब कुछ डर को और बढ़ा रहे थे। श्मशान के गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम अपने आप कांपने लगे। भीतर अंधेरे में कुछ चिताएं ठंडी राख के रूप में पड़ी थीं और एक कोने में नई चिता जल रही थी। उसकी लौ लाल पीली चमक रही थी। जैसे ही मैं मशीन को उस जलती चिता की ओर ले गया, अचानक कानों में वही डरावनी आवाज गूंजी, मोहन, श्मशान में मेरी हार नहीं हो सकती। यहां मौत मेरी साथी है और तू अकेला। हवा और ठंडी हो गई। मुझे साफ महसूस हुआ कमला मेरे आसपास ही थी। श्मशान की ठंडी हवा में मेरे हाथ कांप रहे थे। मशीन को कपड़े से निकालकर चिता के पास रखा ही था कि अचानक पीछे से वही सर्द आहट आई। मैं पलटा। अंधेरे में लंबा काला घूंघट लटकाए एक औरत खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें अंगारों की तरह लाल। उसने धीमे स्वर में कहा, मोहन, इतनी जल्दी मुझे मिटाने चला आया? याद रख, ये मशीन मेरी आत्मा है। अगर इसे जलाने की कोशिश की तो तू भी राख हो जाएगा। उसकी आवाज में गूंज थी जैसे चारों दिशाओं से वही बोल रही हो। अचानक मशीन अपने आप चलने लगी। सुई बार बार हवा में चल रही थी और हर बार मेरे शरीर पर कट के निशान पड़ रहे थे। बिना छुए मेरी त्वचा से खून रिसने लगा। मैं ताबीज कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, तू चाहे जो कर ले कमला, तेरा खेल आज खत्म होगा। मैंने मशीन को उठाकर जलती चिता की ओर फेंक दिया। जैसे ही मशीन आग के पास पहुंची, पूरा श्मशान गूंज उठा। हवा भयानक तेज हो गई। पेड़ की डालियां टूटकर गिरने लगी। कमला चीखी, नहीं, ये आग मेरी मौत है। वो मशीन को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन मैंने मशाल उठाकर उसे भी चिता में धकेल दिया। कमला पूरी ताकत से मुझे धक्का देकर अलग कर दी। मेरे सीने पर जलन सी हुई और मैं मिट्टी पर गिर पड़ा। वो मशीन को आग से खींचने लगी, लेकिन तभी चिता की लपटें और तेज हो गईं, जैसे किसी ने उन्हें और बढ़ा दिया हो। मशीन का लोहे का ढेंचा लाल लाल चमकने लगा। कमला चीखते चीखते खुद आग की लपट्टों में घिर गई। उसका चेहरा पिघलने लगा, बाल जलने लगे और उसकी आंखों से खून की जगह धुआं निकल रहा था। उसकी आखिरी चीख पूरे श्मशान में गूंज उठी, मोहन, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी नस्ल को ये श्राप मिलेगा। हर धागे में मेरी परछाई जिंदा रहेगी। और अगले ही पल वो राख में बदल गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। श्मशान की हवा ठंडी पड़ी। आग धीरे धीरे बुझने लगी। मैं जमीन पर गिरा पड़ा था। सांसें तेज चल रही थी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन राख में दबी मशीन अब भी अधजली थी। उसका लोहे का ढांचा पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। मैं जमीन पर पड़ा था। सांसें तेज थी। चारों ओर सन्नाटा, बस राख की हल्की गंध। मुझे लगा कमला की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन तभी राख में से हल्की थक थक की आवाज आई। मैंने घबरा कर देखा। वो मशीन अब भी अधजली हालत में धुआं छोड़ रही थी। सुई अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चला रहा हो। मैं डरते डरते मशीन के लोहे का जला हुआ ढांचा कपड़े में लपेटकर घर ले आया। सोचा, सुबह होते ही लोहार को दूंगा कि इसे पूरी तरह पिघला दे। रात गहरी हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अचानक मुझे लगा कमरे में कोई बैठा है। मैं उठा और चारों ओर देखा। मशीन मेरे सामने रखी थी और उसकी सुई अपने आप चल रही थी। धीरे धीरे सुई हवा में नहीं, मेरे तकिए पर सिलाई करने लगी। हर टांका खून से लिखा जा रहा था। जब मैंने नजदीक से देखा तो मेरी रूह कांप गई। तकिए पर लिखा था, मोहन, मौत अधूरी है,
तेरा अंत अभी बाकी है, मैं चिल्लाया। मुझे छोड़ दे कमला, मैंने तुझे जला दिया, तेरी आत्मा खत्म हो गई। तभी एक ठंडी हवा कमरे में चली और किसी औरत की हंसी गूंज उठी। मोहन, मौत कभी जलाने से खत्म नहीं होती। जब तक मशीन जिंदा है, मैं जिंदा हूं। सुबह जब गांव वाले मेरे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने आवाज दी, मोहन दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। किसी ने दरवाजा तोड़ा। भीतर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। मोहन जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा शरीर धागों से सी दिया गया था। आंखें खुली थीं, लेकिन होठों पर डरावनी मुस्कान जमी थी। उसके पास वही अधजली मशीन रखी थी जिसकी सुई अब भी धीरे धीरे चल रही थी। गांव वालों ने घर को बंद कर दिया। आज भी लोग कहते हैं उस मशीन की थक ठक की आवाज रात के सन्नाटे में सुनाई देती है, और अगर कोई गलती से उस घर में चला जाए तो वो भी उसी तरह सिल दिया जाता है जैसे मोहन